नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है एस्ट्रो अंगिरा में। आज के इस प्रैक्टिकल केस स्टडी में हम एक ऐसे क्लाइंट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मुझसे 3 साल पहले मिले थे और उनकी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ ये थी कि शादी नहीं हो रही थी। बहुत एज हो गई थी लेकिन शादी नहीं हो रही थी। हमने कुछ उपाय किए और देखा कि उनकी शादी क्यों नहीं हो रही। इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ लगन कुंडली का यूज नहीं किया है, इसमें मैंने प्रश्न कुंडली का भी यूज किया है और उसके बाद हमने एक सटीक मेथड से इनकी शादी 7 महीने के बाद हो गई थी। लेकिन इनकी जब शादी हुई थी तब हमने इनको कहा था कि आपके मेल चाइल्ड में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इनकी कुंडली में मेल चाइल्ड के बहुत अच्छे योग नहीं। और हमने ये भी कहा था कि आपको शायद बच्चा पैदा करने में ही समस्या आ सकती है। तो इन दोनों बातों को देखते हुए हमने क्या रेमेडी की इनके साथ और अब ये अपना जीवन खुशहाल तरीके से जी रहे हैं। शादी भी हो चुकी है और मेल चाइल्ड भी हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ रेमेडी। तो देखते हैं कि इनकी कुंडली कैसी थी और हम उसको कैसे डिकोड कर पाए और कैसे हेल्प कर पाए। चलिए आज इस केस स्टडी को समझते हैं। अब सबसे पहले हम इस कुंडली में क्या क्या चीजें चेक करेंगे। जब भी आपको किसी की लगन कुंडली चेक करनी हो तो आप क्या मेथड फॉलो करोगे कि आपको लगन कुंडली प्रेडिक्शंस में आसानी रहे अकॉर्डिंग टू लाल किताब। सबसे पहले आप वैदिक पे जाओगे, मतलब लगन की डिग्री चेक करोगे। अगर लगन की डिग्री 0 to 6 या 24 to 30 के बीच आती है, देयर इज हाई चांस कि आपको वो कुंडली स्पष्ट करनी होगी पहले, क्योंकि उस कुंडली के अंदर हेर फेर बहुत सारी हो सकती है। अगर वो कुंडली जैसे अभी यहाँ 7 डिग्री का लगन है तो हम यहाँ कंटिन्यू लगन कुंडली से ही करेंगे। अगर लगन की डिग्री कम ज्यादा होती तो शायद हम भाव चलित या निशानियों के थ्रू या कुंडली स्पष्ट करते सबसे पहले। सेकंड मेथड है कि हम यहाँ गंडमूल चेक कर लेते हैं कि क्या व्यक्ति गंडमूल में तो नहीं पैदा हुआ। तो चंद्र जो है वो मृगशिरा नक्षत्र में है। मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, तो गंडमूल के अंदर नहीं हो सकते। मृगशिरा नक्षत्र के अंदर ऐसी कोई करेक्टरिस्टिक्स नहीं है कि मृगशिरा नक्षत्र की शादी ना हो या मृगशिरा नक्षत्र के साथ जो इनके साथ प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम्स मृगशिरा नक्षत्र के साथ नहीं आती है। अब मृगशिरा नक्षत्र से इनके ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आ रहा है। अब हम डायरेक्ट चलते हैं लगन कुंडली पे। तो लगन कुंडली पे अगर आप देखें, जहां मेरा कर्सर घूम रहा है आपको सिर्फ वहीं देखना है। तो जो मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको, आप उसी एंगल पे फोकस करते रहोगे। फिर लाल किताब की लगन कुंडली में सबसे पहला पॉइंट क्या है कि सूर्य की टक्कर शनि को जा रही है। देखिए सूर्य जो है वो शनि को टक्कर मार रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द लॉ शुक्र जो है वो बुध से पीछे है, तो लॉ वाइज बुध भी खराब है और शुक्र भी खराब है। तीसरा पॉइंट, शुक्र जो है वो अपने शत्रु ग्रह के साथ राहु के साथ बैठा है और उस ग्रह के साथ बैठा है जिससे शुक्र शत्रुता करता है, वो है गुरु। ठीक है। तीसरे घर की एनर्जी और पांचवें घर की एनर्जी में आपस में डिफरेंस है, तो देयर इज हाई चांस बच्चे पैदा करने में प्रॉब्लम्स आएगी ही आएगी। चंद्र 6 है जिसके कारण फीमेल चाइल्ड के होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है और मेल चाइल्ड के होने की प्रोबेबिलिटी कम रहती है। उसके सिर्फ अभी चंद्र 6 के लिए एग्जाम्पल नहीं है ये कि जिसका भी चंद्र 6 उसके पास फीमेल ज्यादा होगी। वो हम इस सिनेरियो के हिसाब से चल रहे हैं, तब हम बोल रहे हैं कि मेल चाइल्ड होने में प्रॉब्लम्स आती है। राहु इन 3rd हाउस, केतु इन 9th हाउस, ये एक चांस देता है कि अगर आपके 5th हाउस में या सामने के घर में जैसे 11वें घर या 9वें घर में अगर एनिमी बैठे हों, शुक्र के शत्रु या राहु के शत्रु या गुरु के शत्रु, अगर उसके सामने घर में या उनकी एनर्जी 5वें घर से मैच नहीं हो रही हो, तो मेल चाइल्ड में प्रॉब्लम आ जाती है। मंगल और राहु दुश्मन है, मंगल और शुक्र दुश्मन है, गुरु और मंगल दोस्त हैं, लेकिन 2 एनिमी मिल चुके हैं मुझे। पहला पॉइंट, मंगल और शनि दुश्मन है। अगर आप मुश्तरका घरों के अकॉर्डिंग भी चलोगे तो 3, 5, 9, 12 के अंदर आपस में जो प्लैनेट बैठे हैं उनके बीच में शत्रुता भी हो रही है और मित्रता भी हो रही है, जिसके कारण हमें 2-3 मेजर पॉइंट्स मिल गए हैं यहाँ कि बेबी एंड मैरिज। तो मैंने जब इनकी कुंडली देखी तो मैंने उनसे यही पूछा है कि शादी में और बच्चे का क्या हाल है, क्योंकि मुझे इन दोनों के अंदर ही प्रॉब्लम्स दिख रही है।
जब आपने ये आइडेंटिफाई किया कि शादी और बच्चे के अंदर प्रॉब्लम्स है, और उन्होंने मुझे स्पष्ट कर दिया कि हाँ मेरी शादी और बच्चे के अंदर ही प्रॉब्लम्स है, ना मेरी शादी हुई है और ना मेरे पास कोई बच्चा है। जब इनके कुंडली मेरे पास आई तो मेरा पहला जो कंसर्न था इनके लिए वो ये था कि मैं सबसे पहले शादी इनकी कराऊं। तो शादी कराने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा? शादी कराने के लिए सबसे पहले तो मुझे लगन कुंडली के उपाय करने होंगे। तो लगन कुंडली के उपाय बर्थडे से 40 दिन पहले या 40 दिन बाद होते हैं। अब हमने सबसे पहले सूर्य और शनि की टक्कर को तोड़ना। सूर्य और शनि की टक्कर कैसे टूटेगी? शनि को क्या मैं इस घर से कहीं और लेकर जा सकता हूं? तो शनि को इस घर से मैं कहीं और नहीं लेकर जा सकता, जस्ट बिकॉज शनि 11वें घर में ग्रह फल का है। 11वें घर में वो ग्रह फल का है तो उसको वहां से ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट क्या देखेंगे, क्या मैं सूर्य को इस घर से कहीं और उसको शिफ्ट कर सकता हूं या उसकी एनर्जी कम कर सकता हूं? तो हां, बुध की टक्कर भी शनि को है, तो अगर मैं सिर्फ सूर्य को शिफ्ट करता हूं तो भी बुध टक्कर मारेगा, और बुध की पावर जो है वो शनि से ज्यादा है, तो भी मेरा शुक्र जो है वो बर्बाद होने वाला है। तो पॉइंट यहां इतना है कि मुझे बुध और सूर्य दोनों का उपाय कराना होगा। यहां सबसे सटीक मेथड क्या बनता है कि तांबे की गागर में साबुत मूंग भरकर उससे तांबे से सील करवाकर उसे जल प्रवाह कर दो। क्योंकि सूर्य के लिए भी लाल किताब में पॉइंट्स लिखे गए हैं कि सूर्य हमेशा ग्रह फल का होता है। वो जिस भी घर में है उसी घर का राजा बनकर बैठता है। तो अगर आप उपाय कर रहे हो तो सूर्य का उपाय डायरेक्ट वे में नहीं कर सकते, ये बात ध्यान में रखें। अब मुझे क्या करना है कि मैंने जब सूर्य देखा, सूर्य देखने के बाद मेरा मेन कंसर्न रहा कि मैंने तांबे की गागर में साबुत मूंग भरकर ऊपर से तांबे से टांका लगाकर उसे जल प्रवाह कर दिया। ये मेरा एक उपाय होगा। लेकिन राहु प्लस शुक्र भी तो है, शुक्र तो वहां से भी पिट रहा है, तो मुझे वो भी बचाना है। वो बचाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, शुक्र को अगर मैं उस हाउस से शिफ्ट करना चाहता हूं तो देयर इज वे कि मैं उसको वहां से 9वें घर में शिफ्ट कर सकता हूं, बट 9वें घर में केतु है और 9वें घर में शुक्र अच्छा नहीं होता। अब मेरे पास शुक्र को वहां से अच्छा रखने का सिर्फ ये मेथड है कि मैं उस कंजंक्शन में से अगर मैं सिर्फ राहु को बाहर निकाल दूं तो मेरा इलाज हो जाएगा। क्योंकि उस घर में गुरु और शुक्र बहुत बुरे नहीं है। उस घर के अंदर मेन प्लैनेट जो उनको खराब कर रहा है वो है राहु। तो मुझे राहु का इलाज करना होगा, और राहु के इलाज के लिए राहु जा सकता है अपने से 5वें 7वें 9वें। तो वहां हम भेजने के लिए उसको ट्राई ये करेंगे कि राहु को हम 7th हाउस के अंदर भेज देंगे। जैसे ही मैंने राहु को 7th हाउस के अंदर भेजा, हालांकि 7th हाउस के अंदर भेजना एक बहुत ही बड़ी बेवकूफी होगी, लेकिन हम उसको 7th हाउस में नहीं रखेंगे, हम उसको 7th हाउस से 8th हाउस में लेकर आएंगे। ये एक लाल किताब का मेथड है। हम यहां अब राहु को 7th हाउस से 8th हाउस के अंदर शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। तो राहु प्लस 7th हाउस प्लस उसको 8th हाउस में मुझे दफनाना है। तो राहु जो है वो मेरे पास कांच है, 7वें घर के अंदर बुध भी है, शुक्र भी है, तो मैं नीले कंचे ले लूंगा। नीले कंचे लेकर वो मुझे वीराने में दबाने हैं, ठीक है। और नीले कंचे के अंदर फूल जरूर होना चाहिए, ये पॉइंट याद रखें। अगर उसके अंदर फूल नहीं है तो वो बहुत अच्छा पॉइंट नहीं बैठेगा। दूसरा पॉइंट हो सकता है कि आप जौ का आटा ले लें, जौ के आटे के अंदर चीनी मिक्स कर लें। चीनी मिक्स करने के उसके बाद उसकी गोलियां बना लें। गोलियां बनाने के बाद उसे वीराने के अंदर दबा दो। ये हमारा सेकेंड रेमेडी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, मून 6th का इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि मून 6th इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस भी बहुत अच्छी नहीं है, तो मुझे मून 6th का भी इलाज करना पड़ेगा। चंद्र की अब प्रॉब्लम क्या होती है कि चंद्र हर घर में राशिफल का होता है, और चंद्र का उपाय कभी भी डायरेक्ट मत करें कि मतलब दूध कहीं जल प्रवाह कर दिया, चावल कहीं दे दिए, वो बहुत अच्छी चीज नहीं मानी जाती। उससे चंद्र जो है वो आपको बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं देंगे। और स्पेशली छठे घर के चंद्र के लिए हम बोलते हैं कि आपको वैसे भी कभी भी दूध, चावल या चंद्र की चीजें, चंद्र की आशियां दान नहीं देनी है। अब हम क्या करेंगे, चंद्र की चीज को ब्रेक करेंगे।
चंद्र को ब्रेक करने का अर्थ क्या है? चंद्र इक्वल्स टू गुरु प्लस सूर्य। तो गुरु की आइटम ली, सूर्य की आइटम ली और छठे घर की आइटम ली और उसे डायरेक्ट सेकेंड हाउस में पहुंचा दिया। आइटम्स क्या क्या लेंगे? गुड़, सौंफ, चने की दाल, 2.5 मीटर सफेद कपड़े में बांधकर उसे मंदिर में दे देंगे। ये रेमेडी हो गई। और मंदिर में देने का भी अर्थ है कि आप शिवलिंग के पास रखें। ये हमारे पास लगन कुंडली के अंदर जितनी मुझे रेमेडी करानी थी वो मैंने करा दी है। ओके, अब क्या है, क्या शादी का योग है भी या नहीं? अगर शादी का योग ही नहीं हुआ तो जितनी मर्जी आप कैलकुलेशंस लगाते रहो सब फेल जाने वाली है। तो सबसे पहले मैंने इनकी देखी दशा। दशा के अंदर मैं पहले ग्रह दौरा देखता हूं। तो ग्रह दौरे के अंदर मैं आपको दिखा देता हूं। ग्रह दौरे के अंदर अगर आप 2023 का टाइम देखें तो 2023 टू 5/2024 शुक्र के अंदर बुध है। शुक्र की दशा चल रही है अकॉर्डिंग टू लाल किताब। और मैंने बहुत बार अभी पिछले वीडियो में ये बताया कि तीसरा घर, सातवां घर, शुक्र, पहला घर, 11वां घर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आपको शादी करानी है। तो मुझे शुक्र मिल गया तो हाँ शादी हो सकती है। अब मैं आ जाता हूं इधर विषांतरी दशा में भी 23/5 से अगर आप देखें तो राहु की दशा एंड हो रही थी। तो सॉरी, गुरु की दशा एंड हो रही थी। गुरु की दशा 2008 से 2024 के बीच है। तो ये दशा एंड हो रही थी। तो इस दशा के बीच गुरु जो है वो 3rd हाउस में है। तो हाँ ये भी शादी करा सकता है। तो अभी मेरे पास दोनों चीजें पॉजिटिव आई है, कोई भी चीज नेगेटिव नहीं आई है। अब मैं देखूंगा क्या वर्षफल के अंदर कोई योग बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। तो मैंने जब वर्षफल देखा तो वर्षफल के अंदर अगर आप देखो 2/5/2022 से 1/5/2023 में कोई योग नहीं है। और इस समय ये मेरे पास आए भी नहीं थे, इससे 15 दिन बाद ये मेरे पास आए थे। तो ये टाइम वैसे भी जा चुका था और इस टाइम में वैसे भी शादी नहीं होनी थी, जस्ट बिकॉज कि हमारा रूल आता है कि बुध शुक्र अगर 1, 2, 10, 11, 12 के अंदर बैठे हों। तो यहां बुध तो बैठा है लेकिन बुध और शुक्र आपस में 8वीं दृष्टि पर बैठे, जो कि एक नेगेटिव चीज है। तो वो एक अच्छी बात नहीं हुई। शनि जो है वो मदद दे सकता है शुक्र को, लेकिन वो बुध के साथ ढंग से संबंध नहीं बना सकता क्योंकि बुध के साथ सूर्य भी है। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, मतलब नेक्स्ट ईयर पे आते हैं। नेक्स्ट ईयर पे अगर आप चेक करो तो बुध छठे घर में है, बहुत अच्छा है। शुक्र जो है वो 10वें घर में है। मैंने बात की थी 1, 2, 10, 11, 12 के अंदर अगर बुध शुक्र बैठे हों। शुक्र यहां आ गया और बुध जो है वो उसको मदद देता है 6 से 10 में डायरेक्ट। ओके, वो एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है, मतलब कनेक्टिविटी जो है वो बन गई है। बुध अपनी नाली के द्वारा शनि से मिल सकता है। और पॉइंट ये भी आ गया कि शनि शुक्र को भी देखता है। दूसरा घर और 7वां घर दोनों खाली है, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। और तीसरे घर और 11वें घर में शुक्र के दुश्मन नहीं है, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो इस साल शादी हो सकती है, लेकिन शायद ऐसा हो कि केतु काम खराब कर सके, क्योंकि केतु जो है वो बुध का दुश्मन है। तो मुझे केतु 11 की भी रेमेडी करनी पड़ेगी वर्षफल में, एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, इस समय यह भी चेक करना होगा कि 36 साल में कौन एक्टिवेटेड है। 36 साल में पहला घर एक्टिवेटेड है। तो पहला घर तो ठीक ही होता है, लेकिन कोई मेलेफिक रिजल्ट पहले घर से ना आ जाए, उसके लिए मुझे मंगल की एक रेमेडी करनी होगी। साथ ही साथ कोई नेगेटिव इंपैक्ट ऐसा भी ना हो कि कहीं ना कहीं मेरे 12 ईयर साइकिल धोखे के ग्रह मुझे कोई धोखा ना दे दे। तो इस साल धोखे का ग्रह जो आता है वो आता है गुरु। तो गुरु जो धोखे का ग्रह आ रहा है उसका आपको उपाय करना है। गुरु का उपाय हो गया, 36 साल चक्कर का उपाय हो गया, लगन कुंडली का उपाय हो गया और वर्षफल के अंदर सब सही है। अब हम क्या करेंगे कि बुध छठे घर में अच्छा है, शुक्र 10वें घर में अच्छा है, शनि चौथे घर में है। उसको हम ट्राई करेंगे कि शनि मेरा चौथे घर से मुझे कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना दे और मेरी शादी को ढंग से संपन्न होने दे। केतु 11th है, केतु 11th को मैं ट्राई करूंगा कि उस केतु 11th को मैं यहां से कहीं और भेज दूं। और केतु 11th को कहीं और भेजने का अर्थ है कि यहां से हम उसे ट्राई करेंगे कि वो हम या तो गुरुद्वारे में दे दें केतु के आइटम्स को,
या फिर मैं केतु की चीजों को जल प्रवाह कर दूंगा विद सैटर्न आइटम्स, शनि की चीज के साथ। ये बात ध्यान में रखें, शनि की चीज के साथ केतु की आइटम को जल प्रवाह कर दूंगा। अब ये उपाय करते हुए इनकी इस महीने में 2/1/24 से 1/2/24 के बीच इनकी शादी हो गई। बहुत जल्दी जल्दी रिश्ता हुआ, शादी हो गई। अब शादी के बाद प्रॉब्लम क्या आ जाती है बच्चे की, जो कि हमने पहले ही आइडेंटिफाई किया था, इनके बच्चे में प्रॉब्लम आएगी। तो शादी का 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, बच्चा नहीं हो रहा। बच्चा ये बहुत दिल से ट्राई कर रहे थे लेकिन बच्चा नहीं हो रहा है। अब क्या करते हैं, इन मई 2024 शादी, मतलब ये ट्राई अभी से ही कर रहे हैं, फ्रॉम फरवरी ये ट्राई कर रहे हैं लेकिन बच्चा नहीं हो रहा है। फिर हम ये वर्षफल खत्म कर देते हैं, ये वर्षफल खत्म हो गया और ये वर्षफल शुरू हो गया। 15 मई 2025 इनको बच्चा कंसीव हो गया, मतलब इनकी वाइफ को बच्चा कंसीव हो गया। लेकिन अगर आप देखो तो हमारा एक पॉइंट आता है कि अगर चंद्र खाना नंबर 5 में हो, शनि उस पर नजर डाल दे, या फिर वही 5th एंड 3rd की आपस में नहीं बनती है और मंगल जो है वो केतु को देख रहा है, तो बच्चे के लिए कोई बहुत ही फेमिलर अच्छे योग नहीं है कि हो जाएगा ढंग से। इसमें अब प्रॉब्लम क्या आती है कि बच्चा कंसीव हुआ है और 1 2 3 4 और 1 5, जैसे ही शुक्र गुरु राहु लगन में आते हैं इनका वो बच्चा मिसकैरेज हो जाता है। अब हम उससे नेक्स्ट वर्षफल पे बात करते हैं कि जब इनकी कंसीविंग हुई थी, तो कंसीविंग में हम बोलते हैं कि शनि या नर ग्रह अगर खान नंबर 5 या खान नंबर 1 में आ जाए तो मेल चाइल्ड होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब बच्चे होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो वो मुझे वर्षफल के अंदर योग दिख गया था, तो अब हमने दोबारा से उपाय करने स्टार्ट किए। और अब यहाँ पे आप देखें अगर, तो वो क्या प्लैनेट्स हैं जो बच्चे को रोक सकते हैं, वो है अगेन शुक्र और राहु। शुक्र और राहु को अब यहाँ से हम घास वाली जमीन में दबाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा नहीं। ठीक है, अगर मैं राहु को फर्स्ट पे छोड़ दूं तो राहु फर्स्ट भी बच्चे में प्रॉब्लम्स देगा, शुक्र को फर्स्ट में छोड़ दूं तो शुक्र फर्स्ट भी बच्चे में प्रॉब्लम्स देगा। तो हमारे पास अब ये ऑप्शंस रहते हैं कि अगर मैं शुक्र प्लस राहु को फर्स्ट हाउस से निकाल दूं और 7th हाउस में भेज दूं तो मैरिड लाइफ में या वाइफ की हेल्थ पे तो इम्पैक्ट आएगा लेकिन बच्चे पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। और जो वाइफ पे इम्पैक्ट आएगा वो इतना नहीं आएगा कि वाइफ की डेथ ही हो जाए, मतलब वो वाइफ पे इम्पैक्ट आएगा, वो हल्का फुल्का इम्पैक्ट आएगा, लेकिन बच्चे पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो अभी इनके लिए कंसर्न जो है वो बच्चा है और हमें माता का भी ध्यान देना है। तो हम माता के लिए बाजू में जो सुरक्षा कवच पहना रहे हैं, लाल धागा 7 टाइम्स लपेटना है, बांधना नहीं है, गांठ नहीं बांधनी। अगर गांठ बांधोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ये करते हुए आपको ये रेमेडी करनी है और उसके बाद हम 6 नीले कंचे घास वाली जमीन में दबा देंगे, या 7 नीले कंचे 7 शुक्रवार घास वाली जमीन में दबा देंगे। अब हमारे पास पॉजिटिव प्लैनेट क्या है, केतु 6 है। केतु 6 अगर बैठा है तो वो बच्चा मेल चाइल्ड देने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रखेगा। तो हम क्या करेंगे, अब केतु की सेवा अच्छी तरह से करेंगे कि केतु 6 बच्चे की भी सुरक्षा करे और केतु 6 हमें एक मेल चाइल्ड भी दे। तो हम उसमें भी बहुत ज्यादा पावर्स रखेंगे कि केतु मेरा अच्छा ही रहे, स्ट्रांग ही रहे। उसके लिए हम ट्राई ये भी करते हैं, केतु छठे घर में अगर है तो छठे घर में ही रहे, क्योंकि दूसरे घर में मैं नहीं बेच सकता, चंद्र 2 में है। ठीक है, और अगर मैं दूसरे घर में बेचता हूं तो छठे घर में जहां वो अभी अपने बच्चे के लिए ज्यादा जोर मारेगा, वो दूसरे में जाकर वो कोई जोर नहीं मारेगा। अब ये उपाय करते करते हम दोबारा से रिपीट करेंगे, जौ को दूध से धोकर जल प्रवाह करते रहेंगे कि बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए, माता को कोई प्रॉब्लम ना आए, और नीले कंचे घास वाली जमीन में दबाते रहेंगे। कॉन्टिन्यूसली ये रेमेडी इन्होंने 2 महीने तक की, या शायद 3 महीने तक की, और सितंबर में इनको कंसीव हो गया बेबी। जब इनको सितंबर में बेबी कंसीव हो गया तो उसके बाद इनका मई में बेबी बॉर्न हो गया। तो ये एक केस स्टडी थी। आशा करते हैं कि ये केस स्टडी आपको अच्छी लगी होगी और इससे होप कि आपको अच्छा लगा होगा, कि समझ आया होगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ और उपाय कैसे करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली एनालिसिस हम करें तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट पर जाकर आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं या कोई रिपोर्ट मंगवा सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि कोई लाल किताब का कोर्स या वैदिक का कोर्स या नक्षत्र का कोर्स हमसे सीखना, तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो।
या हमारी वेबसाइट पर जाकर उसे बुक कर सकते हो। आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।